So let's start the thermodynamics. Okay, thermodynamics. तो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो सबसे पहले यही बताया था, थर्मो मीन्स बेसिकली हीट एंड डायनेमिक्स मीन्स मोशन। तो जब हम हीट मोशन की बात करेंगे, हीट ट्रांसफर की बात करेंगे, तो दैट विल कम अंडर द थर्मोडायनेमिक्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे बच्चे कि कैसे हाउ वी कैन जस्ट कोरिलेट द वर्क एंड दी हीट एनर्जी। कैसे वर्क डन करके हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे हीट प्रोड्यूस से वर्क डन कर सकते हैं, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जरा देख लेते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या स्टेट करता है, इसको जरा समझते हैं बच्चे, और फिर आ जाते हैं कि इसके थर्मोडायनेमिक्स इंसेम्बल्स क्या होते हैं या स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, उस पर जरा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग देखें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था बच्चे, है ना। तो उसी पे आगे जरा बढ़ते हैं बच्चे। सबसे पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। और उसके पहले हम लोगों ने एक चीज और समझना है कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। जब भी हम लोग बात कर लेते हैं, पहले थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम, ये आपको पता है बच्चे, जब इक्विलिब्रियम टर्म आता है फिजिक्स में, तो हम ये कह देते हैं कि नेट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो ना सर, जीरो। हाँ। तो लेकिन यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो जाता है बच्चे। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ हो जाता है बच्चे कि कोई भी स्टेट ऑफ सिस्टम रहेगा, तो उसमें जैसे कोई भी एक सिस्टम है दैट कंसिस्ट ऑफ द गैसेस। ओके, वो अगर गैसेस कंसिस्ट करता है बच्चे, तो अगर मैं थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करता हूं, तो उसके जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं या थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स हैं, लाइक योर प्रेशर हो गया बच्चे, वॉल्यूम हो गया बच्चे, टेम्परेचर हो गया, या मास हो गया, या कंपोजिशन हो गया, वो टाइम के साथ चेंज ना हो बच्चे, तो दैट विल बी नोन एज अ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाएगा बच्चे। ओके, यस तो सर। in a thermal equilibrium, in a thermal equilibrium, the pressure, volume, temperature, mass and composition remains constant, for a given time. Okay, या फिर these remains constant with respect to time, or these does not change as time changes. Constant with respect to time, तो ये हो जाता है बच्चे थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो अगर हम बात करें बच्चे कि कोई भी सिस्टम या कोई भी स्टेट इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, तो ये डिपेंड करेगा बच्चे कि सराउंडिंग से ये कैसे सेपरेटेड है बच्चे। ये सराउंडिंग कैसे सेपरेटेड है उस पर डिपेंड करेगा। अगर मैंने कह दिया बच्चे, मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चे कि दो सिस्टम हैं, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा कर दूं कि कोई एक सिस्टम ये हो गया, दिस इज सिस्टम ए, एंड दिस वॉल इज कंडक्टिंग वॉल। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चे, सिस्टम है ये, और जो बगल में है बच्चे, ये क्या हो जाएगा, सराउंडिंग है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चे कि इसका अगर प्रेशर, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा बच्चे, लेकिन अगर टेम्परेचर डिफरेंस रहा बच्चे, तो टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, तो इसका मतलब टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना बच्चे। यस सर, यस सर, यस सर। तो मतलब ये हो जाएगा बच्चे कि ये आपका सिस्टम, मतलब अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये डिपेंड करता है ये किससे सराउंडेड है, ठीक है। अगर ये वॉल कैसी है बच्चे, अगर वॉल को मैंने कह दूं कि ये इंसुलेटिंग वॉल है,
या इंसुलेटिंग क्या ये मान लीजिए मैंने कह दिया ये कंडक्टिंग वॉल थी बच्चे, तो कंडक्टिंग वॉल का मतलब ये हो जाएगा ये डायाथर्मिक वॉल थी। कैसी वॉल थी? डायथर्मिक, यस सर। वॉल थी डायाथर्मिक का मतलब वही कंडक्टिंग, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कभी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इट विल दिस सिस्टम विल एक्सचेंज हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। यस सर। ये सिस्टम को कह सकते हैं सिस्टम ए एक्सचेंज heat from surrounding, hence will not be in thermal equilibrium, will not be यस सर। in thermal equilibrium। ये हो गया। अगर दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग बच्चे समझना चाह रहे हैं कि हमने क्या किया कि कोई एक ऐसा सिस्टम लिया जो इसका वॉल लगाया बच्चे, और वॉल को कैसा कर दिया बच्चे, एडियाबैटिक वॉल। कैसा? यस सर। एडियाबैटिक वॉल, या एडियाबैटिक को ही हम क्या बोल देते हैं बच्चे, और इंसुलेटिंग वॉल कर दिया। यहाँ पे होगा फिर थर्मल इक्विलिब्रियम। बिल्कुल बच्चे, इंसुलेटिंग वॉल कर दिया तो इसका जो प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। हाँ ये कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब दिस विल बी अनेबल टू एक्सचेंज द हीट। सर पहले वाले में टेम्परेचर नहीं होगा ना कांस्टेंट? इसीलिए तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं। यस ठीक है, यस सर यस। मतलब ये दिस सिस्टम will be not able to exchange the heat from surrounding से ये बच्चे ये this will be unable to exchange the heat from surrounding, so it will be in thermal equilibrium। तो आपको पता है बच्चे कि जब भी हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, कुल मिला के बस ये हो जाना चाहिए। यस सर। ठीक है ना? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अगर मान लो हीट फ्लो भी करता है तो वो टेम्परेचर अगर इक्वल हो जाए, हीट तब तक फ्लो करता है बच्चे जब तक टेम्परेचर इक्वल ना हो जाता है। इक्वल ना हो जाए, यस सर। तो इसका मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम अगर दो सिस्टम है बच्चे तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आते हैं, तो इसका मतलब उन दोनों सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चे, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना? दो सिस्टम अगर ऐसे हैं बच्चे, अगर मान लीजिए मैं इंडिविजुअल सिस्टम की बात ना करता, यही चीज आपका यहाँ पे ऐसे बात कर लेता कि ये सिस्टम ए हो गया बच्चे, और यहाँ पे एक हमने कह दिया बच्चे दिस वाज द केस, यहाँ पे एक वॉल लगाया और यहाँ पे बच्चे हमने कह दिया ये सिस्टम बी हो गया, एंड दिस वॉल इज ये बी सिस्टम हो गया, और इस वॉल को हमने क्या कह दिया बच्चे, दिस वॉल को हमने कंडक्टिंग कह दिया। ऐसा कह दिया कंडक्टिंग। अगर कंडक्टिंग यस सर। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, ए से बी हीट एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा? यस सर। कंडक्टिंग वॉल है, इसका मतलब ये डायथर्मिक वॉल की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ बच्चे? डायथर्मिक वॉल। डायथर्मिक में बच्चे हीट एक्सचेंज होगा, है ना? यस सर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे जरा समझ लीजिए बच्चे ध्यान से, यहाँ पे अगर एक इंडिविजुअल सिस्टम की बात कर रहा था बच्चे और ये इंसुलेटिंग वॉल की बात कर रहा था, तो ये टेम्परेचर इसका कांस्टेंट हो रहा था। यहाँ पे जब हमने कंडक्टिंग वॉल इसका लगाया हुआ था बच्चे, यहाँ पे तो ये क्या कर रहा था, सिस्टम के साथ अपना ये कर रहा था। तो अब लेकिन इस केस में अगर बात करेंगे बच्चे, ये कंडक्टिंग है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी से हीट ट्रांसफर होगा, तब तक होगा बच्चे जब तक दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो जाए। यस सर। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि दिस विल कम इन इक्विलिब्रियम, लेकिन कब आएंगे इक्विलिब्रियम में बच्चे, जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा हीट एक्सचेंज होते होते। क्लियर है बच्चे? अगर यही यस सर। जरा ऐसे समझ लिया जाए, ये सिस्टम ए है, अब अगल बगल तो यही मानेंगे बच्चे। अगर देखिए यहाँ पे जो था कंडक्टिंग वॉल यहाँ लगाया गया था, और सारा तो ये नॉन कंडक्टिंग था, ये अगल बगल दिस वाज नॉन कंडक्टिंग, ये आपका सराउंडिंग से नहीं एक्सचेंज कर रहा था बच्चे, है ना?
तो तब इस केस में हो रहा था, हम केवल ये मानेंगे कि ए और बी एक्सचेंज कर रहे हैं बच्चे का, ठीक है। यस सर, यस सर। दूसरा मैं बात कर लूं बच्चे कि ये सिस्टम ए हो गया एंड दिस इज योर सिस्टम बी एंड दीज आर नाउ कनेक्टेड विथ, अब यहाँ पे बच्चे नॉन कंडक्टिंग वॉल लगा दे। कैसा लगा दे बच्चे? नॉन कंडक्टिंग, या फिर बच्चे इसी को क्या बोलते हैं? आइडियाबैटिक वॉल। यस सर। और आइडियाबैटिक, तो आइडियाबैटिक में होगा तो इसका मतलब देयर विल बी नो एक्सचेंज, है ना। that will not Yes, sir. allow to flow energy from one to another। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि सिस्टम जो हो गया इंसुलेटेड हो गया रेस्ट में, और सराउंडिंग से भी ऐसे ही मतलब सराउंडिंग को भी ये ट्रांसफर नहीं करेगा, ठीक है। तो इस केस में Yes, sir. कह सकते हैं बच्चे कि देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर इनका अपना इंडिविजुअल रहेगा और ये कभी आपस में इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे बच्चे, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पे बच्चे मैंने केवल इसकी बात किया था, एक सिस्टम की बात किया था, तो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो ये अपने आप में इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ये अपने आप में इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन जब दो सिस्टम की बात करेंगे बच्चे तो यही होगा, विल टॉक इन टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर क्या होता है आफ्टर सर्टेन टाइम, ठीक है। Yes, sir. तो कमिंग टू द जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या हो जाता है बच्चे, जरा देख लेते हैं। तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है बच्चे? ये कहता है ऐसे कि अगर मान लीजिए ए और बी है, if A and B walls are there and they are separated with insulating wall, A B सिस्टम है, तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं, लेट्स से there are two systems A and B separated by insulating wall, wall having pressure, Yes, having thermodynamic ensemble या thermodynamic having PA this thermodynamic variables and PB VB PB thermodynamic variables। yes, sir. अब ये अगर ऐसा है बच्चे, तो अगर इसको हमने किससे वो कर दिया बच्चे, इंसुलेटिंग वॉल से। यहाँ डायग्राम बनाए जरा इंसुलेटिंग वॉल वाला, जरा देखिए इंसुलेटिंग वॉल वाला कैसे डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा सिस्टम बनाते हैं बच्चे, और ये हो गया, ये ए हो गया बच्चे, और दूसरा हमने बी बना दिया यहाँ पे, और ये बी बनाया हमने ऐसे, ये बी हो गया, और इसको हमने ये देखिए बच्चे बीच में हमने लगा दिया बच्चे, बीच में हमने वॉल कैसा लगा दिया यहाँ पे बीच में जो वॉल लगा दिया बच्चे, ये दिस इज वॉल विच सेपरेटिंग। Yes, sir. इंसुलेटिंग हो गया, ये हो गया ए था बच्चे एंड दिस वाज योर बी। अब यहाँ पे मैंने बच्चे तीसरा, देखिए तीसरा सिस्टम लाया इनके कांटेक्ट में, और अब ये जो सिस्टम किया बच्चे, और इस वॉल को मैंने क्या कह दिया, इस वॉल को मैंने ये कह दिया बच्चे, वॉल इज नाउ दिस वॉल इज कंडक्टिंग। कैसी वॉल है बच्चे? कंडक्टिंग वॉल है, और इस कंडक्टिंग वॉल से हमने बना दिया बच्चे तीसरा सिस्टम, इसमें कनेक्ट किया तीसरा सिस्टम, ये सी आ गया, और इसका प्रेशर हो जाए बच्चे, वॉल्यूम हो जाए ना, ये सारी चीजें देख लिया जाए। ये तो ये अगर मैं बनाऊं बच्चे, ये सिस्टम सी हो गया बच्चे, और यहाँ पे देखिए ये वॉल है, और इस वॉल के बारे में लिख देता हूँ बच्चे, क्या लिख दूंगा, ये कंडक्टिंग
कंडक्टिंग वॉल है। और ये इंसुलेटिंग या इंसुलेटिंग को ही क्या बोलते थे बच्चे? एडियाबैटिक। बैटिक। हाँ, और इसके कंडक्टिंग को क्या बोलते हैं? डायाथर्मिक वॉल बोल सकते हैं, डाया। यस सर। अब जीरोथ लॉ ऑफ thermodynamics क्या है? यहाँ पे लेट्स से देयर आर टू सिस्टम्स ए बी सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग वॉल हैविंग PA VA TA and PB VB TB thermodynamic variable, and another system C is separated with कौन सा वॉल बच्चे? कंडक्टिंग वॉल। कंडक्टिंग वॉल। यस सर। कंडक्टिंग वॉल। देन तो अब क्या होगा बच्चे? तो इस केस में देखिए होगा क्या, ए और सी इक्विलिब्रियम में आएंगे, देन ए एंड सी विल थर्मल इक्विलिब्रियम होगा बच्चे, हीट एक्सचेंज होगा। यस सर। अब थर्मल इक्विलिब्रियम में आया बच्चे, तो वी कैन राइट यहाँ पे टेम्परेचर मान लीजिए, यहाँ पे TC कह दीजिए, इसका TA था, तो TA इज इक्वल टू TC हो जाएगा। यस सर। एंड B and C will also in थर्मल इक्विलिब्रियम, यही होगा। यस सर। अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आया बच्चे, तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं? TB इक्वल टू TC। ओके, सो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये लिख सकते हैं बच्चे P। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा बच्चे, दिस जिसको हम कहते थे बच्चे ये TA विल आल्सो इक्वल टू TB। तो मतलब ये होगा यस सर। कि इफ A and C आर इन इक्विलिब्रियम एंड B and C आर इन इक्विलिब्रियम, अगर ऐसा होता है बच्चे तो क्या हो जाएगा? A और B भी इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। यस सर। जाएंगे, इसका मतलब यही हो गया बच्चे, यही आपका कह सकते हैं कि आपका ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि दो सिस्टम, मान लीजिए ए एंड सी इंडिविजुअली इक्विलिब्रियम में है, बी एंड सी इंडिविजुअली इक्विलिब्रियम में है, तो ए एंड बी भी आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ठीक है, यस सर। यही आपका बेसिकली कह देता है कौन? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह देता है। ठीक है, अब आ यस जाता सर। कि ये हीट क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, वर्क क्या होता है, इन सब चीजों पे डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। ठीक है, जो हम लोग को डिस्कस करना है अभी, वो डिस्कस करना है हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, और इस पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या क्या चीजें होती हैं, है ना, और ये कैसे यस सर। होती है, कैसे थर्मोडायनेमिक्स में यूज करेंगे, इस चीज को समझा जाए। इंटरनल एनर्जी अब देखिए ये तीन टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। अब ये तीनों टर्म्स का रिलेशन भी आगे देखो इनके, लेकिन पहले इन तीनों यस सर। समझा जाए बच्चे। तो जीरोथ लॉ में, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने बच्चे टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, और टेम्परेचर से पता क्या चलता है बच्चे? टेम्परेचर से ये पता चलता है बच्चे कि हीट ट्रांसफर किस डायरेक्शन में होगा। टेम्परेचर से क्या पता चलता है बच्चे? हीट ट्रांसफर किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना? यस सर। यस सर। हो गया बच्चे, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। लोअर। यस। और जो हीट फ्लो हो जाएगा वो स्टॉप कब हो जाएगा बच्चे? जब दोनों जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, या इसी को बोल देते हैं बच्चे कि जब थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ठीक है, यस सर। यहाँ यस से सर। समझने का ये प्रयास करते हैं बच्चे कि ये इंटरनल एनर्जी क्या होता है, या फिर बच्चे ये हीट क्या होता है और वर्क क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चे इंटरनल एनर्जी क्या होता है। तो इंटरनल एनर्जी आप ये देखिए बच्चे, इंटरनल एनर्जी को अगर हमें समझना है बच्चे, लोग कंफ्यूज होते हैं, हीट और इंटरनल एनर्जी में कंफ्यूज होते हैं। तो इंटरनल एनर्जी इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी
potential energy of each and individual atoms or molecules of the system. Atoms और molecules of system. कहने का मतलब ये हो गया बच्चे कि जो भी सिस्टम है उसमें जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल हैं बच्चे, उन सब का अगर काइनेटिक एनर्जी और बच्चे पोटेंशियल एनर्जी का समेशन की बात कर लेते हैं बच्चे, तो वो क्या हो जाता है, वो इंटरनल एनर्जी हो जाता है बच्चे। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी अगर बच्चे मैं फॉर आइडियल गैस की बात करूं बच्चे, तो आपको पता है जब आइडियल गैस का अजम्पशन लेते हैं तो पहला अजम्पशन तो ये हो जाता है ना बच्चे कि देयर विल बी नो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। यही होगा ना बच्चे आइडियल गैस का अजम्पशन, तो यही होगा। हाँ जी, यस कि देयर विल बी नो मॉलिक्यूलर फॉर आइडियल गैस, देयर विल बी नो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। अगर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं रहेगा बच्चे, याद रखिएगा, अगर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं रहेगा तो उस केस में जो इंटरनल एनर्जी होगा बच्चे, एनर्जी विल बी समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बच्चे, विल बी समेशन ऑफ के ऑफ each and individual atom or molecule, each and individual। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं बच्चे, इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल, क्योंकि मैंने कहा बच्चे यस सर, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में था ये। बिल्कुल बच्चे, ये अजम्पशन रहता है कि जो यस सर रियल गैस होता है कोई मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन उसमें नहीं होता है, नहीं होती। यस सर। तो इसमें सर इसमें सर ग्रेविटेशनल फोर्स भी आएगा। एक्चुअली बच्चे जब हम इसका एक अजम्पशन और भी होता है, उसमें ये अज्यूम करते हैं कि जब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं तो इनका मास नेग्लिजिबल मान लेते हैं। जब ओके, तो फिर नहीं होगा, ग्रेविटेशनल का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा बच्चे। ठीक है सर, है ना। तो और इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चे। तो ये जनरल कंडीशन में हम लोग यही मानते हैं, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से ये समझ सकते हैं बच्चे, मॉलिक्यूलर पिक्चर से ये समझ सकते हैं कि ये जो इंटरनल एनर्जी होता है बच्चे, ये माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल ऑफ द सिस्टम होता है। माइक्रोस्कोपिक, यस हाँ, यू इज माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है ना, मतलब हाँ ठीक है, यू एक मिनट ये मैंने, यू इज अ माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल हो गया। ठीक है, वेरिएबल ऑफ सिस्टम। इंटरनल एनर्जी इज अ माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल ऑफ द सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक क्यों कह रहा हूं बच्चे, माइक्रोस्कोपिक क्यों कह रहा हूं, माइक्रोस्कोपिक इसलिए कर रहा हूं बच्चे कि ये इंडिविजुअल का सम होते हुए पूरे सिस्टम का इंक्लूड कर लेगा। ठीक है, यस सर। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि अब यहाँ पे एक चीज और समझना है बच्चे कि जो इंटरनल एनर्जी हो गया वो डिपेंड करता है स्टेट ऑफ द सिस्टम पे। ये स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है बच्चे, ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि हाउ दिस स्टेट वाज अचीव्ड। इसका मतलब ये इंटरनल एनर्जी जो होगा बच्चे, दैट इज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी is dependent on state, not on its path, not on its path। अब ये जैसे बच्चे मैं एग्जांपल लूं कि एक कंटेनर ले लिए बच्चे, उसमें गैस मॉलिक्यूल है, अब उसको हीट कर दिए। अब चाहे हम पीट के हीट किए हों, चाहे वो हीट एनर्जी दे के उसको हीट किए हैं, कैसे भी टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा बच्चे। यस सर। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर गया, इसका मतलब क्या हो गया बच्चे कि वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट किस पे, स्टेट फंक्शन होता है। यस सर।
नहीं होता है। तो मतलब कि जो इंटरनल एनर्जी आप गिवन मास होता है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट डिस्क्राइब्ड बाय द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये इस पे डिपेंड Yes, sir. कि हाउ दिस सिस्टम अचीव द पर्टिकुलर प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो इसका मतलब सिंपली ये कह सकते हैं बच्चे, it is a just summation of kinetic energy associated with various random motion of the molecule। मतलब अगर हमने कोई हीट नहीं दिया है एट दैट इंस्टेंट पे तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी द समेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ओनली ना बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम इंटरनल एनर्जी को अगर बच्चे चेंज करना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाए, तो क्या तरीका है बच्चे इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं? तो पहला तो तरीका यही है बच्चे कि हम इसको क्या कर दें, अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर दें। Yes, sir. हाँ, तो मतलब ये हो गया बच्चे कि एक तरीका ये हो गया कि हम इसको हीट प्रोवाइड कर दें बच्चे। हीट प्रोवाइड करने से इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी ना बच्चे। Increase करेगी sir. और दूसरा तरीका क्या हो सकता है बच्चे कि हम इसको Work. हाँ इस पे वर्क डन करते हैं, है ना। Yes, sir. तो मतलब ये अगर लिखना चाहें बच्चे, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी कैन बी इंक्रीज, तो दो तरीके हैं। एक हो गया बाई प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी, बाई प्रोवाइडिंग, Yes, sir. ये एक तरीका ये हो गया बच्चे। दूसरा क्या हो गया, बाई वर्क डन On the system. ऑन द सिस्टम। सिस्टम पे अगर बच्चे वर्क डन कर देंगे तो भी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चे, इंक्रीज। Increase हो जाएगी. Yes, sir. यहीं से बच्चे अब देखिए, यहीं से डिफरेंस समझ में आने लगता है बच्चे कि जब हम ये कहते हैं बच्चे कि हम इसको हीट प्रोवाइड कर देंगे, तो हीट क्या हो जाएगी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी आर प्रोवाइडिंग एक्सटर्नली। ये हम लोग बच्चे Yes, sir. हीट को क्या कर रहे हैं बच्चे, एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे। और हीट जो फ्लो करेगा बच्चे, वो कहां से कहां फ्लो करेगा बच्चे, गैस टू द, अगर मान लीजिए मैंने कहा दिया कि हम पिस्टन को पुश कर रहे हैं, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हैं, तो उस समय क्या हो जाएगा बच्चे कि जो वाइब्रेशंस होगा, पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशंस होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। Yes, sir. तो इसका मतलब ये हो गया जब पार्टिकल्स का वाइब्रेशन इंक्रीज करेगा बच्चे, तो उस समय आपकी जो टेम्परेचर हो जाएगा वो इंक्रीज करेगा। Yes, sir. और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हीट, Kinetic energy. बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। उसके अलावा बच्चे जो हीट एनर्जी का फ्लो होगा बच्चे, दैट विल बी फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग, होगा कि नहीं होगा। हाँ. Yes, sir. तो क्योंकि सिस्टम की हीट ज्यादा ही होगी. आपको पता है हीट ट्रांसफर तब होता है जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो, Yes. यहाँ टेम्परेचर का Yes, sir. तो यहां से ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि द हीट इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटरनल एनर्जी। Yes, sir. तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि अगर गैस जो है, अगर मान लीजिए पिस्टन को ऊपर पुश करती है, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन द सराउंडिंग होगा कि नहीं होगा। अगर गैस जो है बच्चे, Yes, sir. Internal energy decrease होगी. बिल्कुल बच्चे, उस समय इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां से ये कह सकते हैं बच्चे, तो हीट एंड वर्क जो हो गए, ये दीज आर दी टू डिफरेंट मोड्स ऑफ दी स्टेट्स ऑफ दी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, है ना। हीट और Yes, sir. वर्क जो हो गए ये डिफरेंट मोड्स हो गए, और हीट एंड वर्क आपस में इंटरकन्वर्टिबल हैं। लेकिन यही बच्चे हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, हम पढ़ेंगे ये कार्नाट इंजन या उसमें पढ़ेंगे बच्चे। इसमें ये कहेंगे कि there is not any engine or there is not anything that can convert 100% heat into work and vice versa। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे वर्क को हीट में कन्वर्ट कर दीजिए या सारे के सारे हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दीजिए बच्चे। ठीक है, यही इसी में Yes. मतलब कोई भी इंजन 100% इफिशियंट नहीं होता है, ऐसे दूसरे फॉर्म में कहते हैं तो ऐसे कह देते हैं बच्चे। ठीक है, Yes, sir. तो इसका मतलब ये हो गया कि हम दो तरीके से इसको कह सकते हैं, या फिर एक स्टेटमेंट ऐसे कहें तो ये देखिए, ये इसका कोई मतलब नहीं होगा। A gas in a given state has a certain amount of heat,
मतलब ये दिस इज इनकम्प्लीट सेंटेंस. A gas in a certain state has a gas in a particular state have a certain amount of heat. ये नहीं कह सकते, ये कहेंगे बच्चे a gas in a particular state has a certain amount of internal energy कहते हैं बच्चे, है ना. Yes sir. सर्टन अमाउंट ऑफ हीट नहीं कह सकते हैं. हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि अगर हम सर्टन अमाउंट ऑफ हीट को देखें बच्चे, तो सर्टन अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम होगा. Yes sir. If certain amount of heat is provided to the any system, then work done by the system हो जाएगा. ठीक है, तो एक चीज यहाँ से और भी समराइज कर सकते हैं बच्चे कि इंटरनल एनर्जी तो आपका स्टेट फंक्शन हो गया, लेकिन जो हीट हो गया बच्चे और वर्क हो गया, दीज आर नॉट स्टेट वेरिएबल. मतलब इसको लिख सकते हैं बच्चे, क्या मैंने दो टर्म मैंने और ये बताया था, तो हीट इसको डिफाइन करना था. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. और ये क्या हो गया बच्चे, इट इज क्या हो जाएगा, पाथ स्टेट होता है. ये स्टेट हाउ दिस पाथ इज अचीव. तो मतलब दीज आर नॉट पाथ वेरिएबल. और बच्चे वर्क की बात कर लेते हैं इन सिमिलर वे. वर्क भी आपका क्या हो जाएगा बच्चे, पाथ फंक्शन हो जाएगा. Yes sir. डन इज अ पाथ फंक्शन. अब इसमें देखिए बच्चे, इसमें साइन कन्वेंशन भी जरा समझ लेते हैं. Yes sir. Yes sir. सर केमिस्ट्री में मतलब फिजिक्स में उल्टा है केमिस्ट्री से इसमें. ऑलमोस्ट वर्क डन के लिए सेम होता है. देखिए आप कंपेयर करिए कि वर्क डन पॉजिटिव कब रहेगा बच्चे, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा. Yes sir. वर्क डन बाय द सिस्टम. अच्छा बाय 10, हाँ तो उल्टा है सर ये. है ना, बाय द सिस्टम. Yes sir. हो गया बच्चे कि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा. और Yes sir. वर्क डन ऑन द सिस्टम. On the system. वर्क डन ऑन द ठीक है. सिस्टम हो जाएगा बच्चे. तो दिस विल बी योर नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. Yes sir. तो इसका मतलब हम लोग को ये कंफर्म हो गया बच्चे कि इंटरनल एनर्जी एंड हीट आर टू डिफरेंट थिंग्स. इंटरनल एनर्जी एंड हीट आर दी टू डिफरेंट थिंग्स. ओके. Yes sir. आगे बढ़ते हैं, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं. ठीक है, तो देखते हैं ये Yes sir. थर्मोडायनेमिक्स या प्लॉट जिसे कहते हैं, ये क्या होता है और इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ, सर इसमें थर्ड लॉ भी है. थर्ड लॉ नहीं कहेंगे बच्चे. थर्ड लॉ ये कह सकते हैं कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. स्टेटमेंट टाइप का है बच्चे. ठीक है सर. फर्स्ट लॉ ऑफ, जीरोथ लॉ हम लोगों ने पढ़ा बच्चे. और ये हो गया Yes sir. थर्मोडायनेमिक्स. तो हम लोग अब पढ़ने चल रहे हैं बच्चे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बड़ा सिंपल सा बच्चे बेसिक स्टेटमेंट है कि अगर मान लीजिए कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी किसी भी सिस्टम को देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन टू पार्ट्स. किसमें होगा यूटिलाइज बच्चे, दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन टू पार्ट्स. फर्स्ट विल बी योर इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी एंड सेकेंड विल बी योर डूइंग सम वर्क ऑन दिस या वर्क डन बाय द सिस्टम. यही होगा ना बच्चे. तो अकॉर्डिंग Yes sir. first law of thermodynamics, according to first law of thermodynamics. तो इसमें बच्चे first law of thermodynamics, amount of heat given to system, amount of heat given to system will be utilized in two parts. कौन कौन सा बच्चे, फर्स्ट इंक्रीजिंग Internal energy. internal energy
and second will be work done. Second will be work done by the system. Work done by the system. तो ये बच्चे ये स्टेटमेंट हो गया। तो अब स्टेटमेंट अगर हमें लिखना होगा ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो इस डेल्टा Q को क्या लिखेंगे बच्चे, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। दिस इज द यस सिस्टम बाय सराउंडिंग। बच्चे ये हीट सप्लाई किया गया है, ये हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चे, डेल्टा U क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्या हो जाएगा बच्चे, दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम work done by the system. Yes ऑन द सराउंडिंग, ऑन द। यहाँ देखिए बच्चे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ से एक चीज और निकल के आता है, वो क्या है बच्चे, जैसे हम लोगों ने तो ये लिख दिया दिस D इक्वल टू U प्लस DW। तो yes sir क्या लिख सकते हैं बच्चे, DU इज इक्वल टू DQ माइनस DW। yes sir तो अब यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है बच्चे कि आपको पता है DU क्या है, होता है ये स्टेट फंक्शन होता है ना, yes sir और ये आपका DQ क्या हो जाता है बच्चे, पाथ फंक्शन। दोनों पाथ फंक्शन दोनों पाथ मतलब पाथ फंक्शन दोनों है, लेकिन उनका सब्ट्रैक्शन क्या दे दे रहा है बच्चे, स्टेट फंक्शन। yes sir कभी कभी पूछ लेता है कि ये होगा yes sir फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए कोई भी एक सिस्टम है बच्चे, उसका इनिशियल स्टेट है, मान लीजिए उसमें इनिशियल स्टेट में मैंने कह दिया बच्चे इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, और उसको चेंज कर दे रहे हैं बच्चे, प्रेशर उसका P2 कर दिए, वॉल्यूम V2 कर दिए, ठीक है ना। तो मतलब वॉल्यूम जो चेंज हुआ V1 से V2 हो गया। अगर मान लीजिए हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो क्या होगा, फिर वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं तो क्या होगा। तो इसी तरीके से बच्चे ये जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस को डिफाइन किया गया बच्चे, अब देखिए थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब बच्चे सर हीट को पॉजिटिव और नेगेटिव कब रखेंगे? जब बच्चे ये इसमें देखिए साइन कन्वेंशन बड़ा सिंपल सा चलता है। अगर हीट गिवन टू द सिस्टम हो जाएगा, ठीक है बच्चे, यस सर हीट गिवन टू द सिस्टम हो जाएगा तो उसको हम क्या ले लेंगे बच्चे, पॉजिटिव ले लेंगे। और ठीक है सर गिवन बाय द सिस्टम हो जाएगा, है ना, नेगेटिव ले लेंगे। नेगेटिव लेंगे। बस ये इसमें ठीक सिंपल है सर लगता है कॉन्सेप्ट, मतलब केमिस्ट्री से थोड़ा सा अलग ही चलेगा ये। तो ये यस सर ठीक है कौन कौन से बच्चे और इसमें कैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है और ये डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है बच्चे। तो पहला हो गया साइक्लिक प्रोसेस। देखते हैं बच्चे साइक्लिक प्रोसेस में कैसे ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाते हैं बच्चे। दूसरा हो गया बच्चे आइडियाबैटिक प्रोसेस। अभी देखेंगे डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है आइडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। फिर देखेंगे बच्चे आइसोथर्मल प्रोसेस। ये आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है बच्चे, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे बच्चे आइसोकोरिक प्रोसेस, और नेक्स्ट देखेंगे बच्चे आइसोबारिक प्रोसेस। ये पांच यस सर हम लोग को समझना है इसका यूज करते हुए हम लोग को। तो कमिंग टू द सबसे पहला हो गया बच्चे साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब समझ रहे हैं बच्चे, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये हो गया बच्चे कि सिस्टम जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे फिर से आ जाए। यस सर तो फॉर साइक्लिक प्रोसेस, फॉर साइक्लिक प्रोसेस जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। बिल्कुल जीरो हो जाएगा। क्यों, यस सर स्टेट फंक्शन होता है ये। तो स्टेट फंक्शन होता है। यस डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो इस केस अब यू डेल्टा लगाइए बच्चे, ये थोड़ा सा हो जाता है कभी, तो ये डेल्टा लगाइए, डेल्टा
U प्लस डेल्टा W, तो इसका मतलब जितना भी अमाउंट आप हीट देंगे बच्चे, दैट विल बी यूटिलाइज इन वर्क डन, है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन यस सर, यस सर। कंफ्यूजन होती है कि साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा, तो उसमें बताइए क्या हो जाएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस में जो भी वर्क डन करना पड़ेगा बच्चे, वही क्या हो जाएगा, हीट गिवन टू द, हीट, चेंज इन हीट, यस सर, हीट गिवन टू द सिस्टम हो जाएगा। ठीक है। अब यस सर, यस सर। लेते हैं बच्चे कि और ये कब होता है बच्चे, तो दूसरा प्रोसेस आपको समझना है बच्चे, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है बच्चे, कि ऐसा सिस्टम को एक्सपैंड या कंप्रेस किया जाए बच्चे, सो दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट, यस सर, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रहने का मतलब ये हो गया बच्चे, इट कैन एक्सचेंज द हीट, यही ना बच्चे। यस सर। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, यहाँ भी सर जीरो होगा ना, इंटरनल एनर्जी चेंज। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस whose temperature remains constant while यस, heat changes। हीट चेंज होगा तभी तो ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज तो ये पॉसिबल ही नहीं है बच्चे। यस, तो इस केस में बच्चे कितना हो जाएगा, दिस डेल्टा यू इज गोइंग टू बी जीरो। तो यहां से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डेल्टा डब्ल्यू। तो ये हो जाएगा बच्चे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा, ये डेली लाइफ एग्जांपल में कहाँ पे होता है बच्चे, कब होता है ये सर आइसोथर्मल। आइसोथर्मल कब होता है, सर लेटेंट हीट सर। हाँ, जब फेज कन्वर्जन होता है। यस सर, यस सर, फेज कन्वर्जन होता है बच्चे, उसमें टेम्परेचर क्या रहता है बच्चे, कांस्टेंट रहता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। तो अब इसीलिए बच्चे वो जितनी भी अमाउंट आप हीट देते हैं बच्चे, पहले जितनी भी अमाउंट आप हीट देते तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता था। यस सर, ये अमाउंट आप हीट देंगे सारा का सारा वर्क डन में होगा, और यही जो अमाउंट आप हीट देंगे बच्चे, दिस विल बी इक्वल टू एमएलएफ के बराबर हो जाएगा। यस सर, अमाउंट ऑफ हीट क्या हो जाती है बच्चे, ज्यादा हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए इस यस, थोड़ा सा हम लोग को समझना पड़ता है कि लेटेंट हीट क्यों ज्यादा होती है। ज्यादा इसीलिए होती है कि यहाँ इंटरनल एनर्जी में यूटिलाइज नहीं होती है, इंक्रीज इंटरनल एनर्जी में यूटिलाइज नहीं होती है, सारा का सारा यूटिलाइजेशन हो जाता है बच्चे वर्क डन करने में, जितनी भी अमाउंट यस सर। सारी यूटिलाइज हो जाएगी। अब यहाँ पे बच्चे नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा प्रोसेस की बात मैं कर रहा हूँ, आइडियाबैटिक। आइडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया बच्चे, आइडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें हीट रिमेन्स कांस्टेंट। अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस in which heat remains constant। अब बच्चे हीट रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, इसमें सिंपल सी कहानी यही हो जाएगी बच्चे कि डेल्टा क्यू इज गोइंग टू बी जीरो। तो यस सर, ये क्या हो जाएगा बच्चे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू की अगर बात करेंगे बच्चे, तो दिस विल बी यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस। माइनस डेल्टा यू। अब इसका मतलब ये हो गया बच्चे, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, देखिए समझिए जरा, डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव है ना, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो इंटरनल एनर्जी बच्चे डिक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी, यस सर, यस। इसका एग्जांपल डेली लाइफ में बता सकते हैं कहाँ पे होता है, ए डायबिटिक का एडियाबैटिक का, हाँ हीट रिमेन्स कांस्टेंट। बच्चे, एडियाबैटिक का एग्जांपल आप कह सकते हैं जब ट्यूब बस्ट करता है, साइकिल का ट्यूब या किसी भी व्हीकल का ट्यूब जब बस्ट करता है, सडन चेंज होता है,
तो सडन चेंज जब हो जाता है बच्चे, तो वो ट्यूब का देखिए वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है कि ट्यूब का अब वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, तो वो वर्क डन पॉजिटिव हो गया बच्चे। यस सर। और जब उस समय ट्यूब को अगर आप टच करते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा इसलिए हो गया कि उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर गई, टेम्परेचर उसका क्या हो गया बच्चे, कम हो गया कम हो गया। यस सर। ना। तो वो बच्चे एग्जांपल होता है किसका, आइडियाबैटिक प्रोसेस का। तो एक चीज और भी याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन का फ्रेमिंग जो होता है कुछ इस तरह से हो जाता है कि अ सडन प्रोसेस और या स्लो प्रोसेस। तो जो आइडियाबैटिक प्रोसेस होता है बच्चे, ये सडन प्रोसेस होता है, याद रखिएगा। आइडियाबैटिक प्रोसेस यस सर। हाँ, ये हो जाता है बच्चे, यस सर। ये सडन प्रोसेस होता है, सडन प्रोसेस। तो इससे सडन कह दिया, तो आप अगर आइडियाबैटिक नहीं कहा है तो आप इससे पहचान जाइएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। आइसोथर्मल यस सर। स्लो प्रोसेस होता है। अब स्लो प्रोसेस क्यों करते हैं बच्चे, आपको पता है कि अगर मान लीजिए कोई भी सिस्टम है बच्चे, अगर वो एक्सपैंड करेगा, कंप्रेस करेगा, तो टेम्परेचर तुरंत इंक्रीज डिक्रीज करने लगेगा। यस सर। आपने कंप्रेस टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए कम करना पड़ेगा उसको। कांस्टेंट रखने के लिए क्या हो गया बच्चे, स्लोली करना पड़ेगा, यस सर। करना पड़ेगा, so that it get chance to exchange the heat for keeping temperature constant। यस सर। तो मौका मिल जाए और ये हीट एक्सचेंज करके टेम्परेचर की वैल्यू को क्या रख ले बच्चे, कांस्टेंट रख ले। तो इसके लिए क्या करता है बच्चे, स्लो प्रोसेस से होते हुए। ओके, यस सर। कमिंग टू द अनदर वन, दैट इज द फोर्थ प्रोसेस बच्चे। मैंने कहा आपको, ये बताया बच्चे आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब बच्चे याद रखिएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम रिमेन यस। कांस्टेंट। वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट का मतलब ये हो गया बच्चे, आपको पता है डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना होता है बच्चे, पी डेल्टा वी। और ये वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, तो डी डब्ल्यू इस केस में कितना हो जाएगा बच्चे, जीरो हो जाएगा, वर्क डन जीरो। तो इसका मतलब डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा बच्चे। जितनी अमाउंट आप हीट देंगे वो सारा का सारा उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा, उसका फेस यस सर। नहीं होगा, वर्क डन सिस्टम पे नहीं होगा, एक्सपेंड नहीं नहीं होगा। होगा। जैसे पानी को यस सर। आप लगातार हीट देते रहिए बच्चे, और वॉल्यूम इंक्रीज मत करने दीजिए, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखिए। तो जितनी अमाउंट आप हीट देंगे सारा का सारा उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा। यस सर। ये हो गया बच्चे क्या, ये हो गया, दिस इज योर आइसो। आइसोकोरिक हो गया। अब इसी में एक और प्रोसेस होता है बच्चे, उसका कोई विशेष सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं बच्चे आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक जैसे इसका नाम है, आइसो मीन सेम, बार मीन प्रेशर। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट। कांस्टेंट रहता है तो आइसोबारिक, तो उसमें कोई भी चीज बदलती नहीं है बच्चे, यस सर। में कोई भी चीज नहीं बदलती है बच्चे, ठीक है ना। तो अगर मैं बात कर रहा था बच्चे कि 1 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है ना, 1 ग्राम ऑफ वाटर है, अगर मान लीजिए ये लिक्विड से वेपर फेज में जाता है, तो हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वाटर के टर्म में मेजर करते हैं ना बच्चे। यस सर। तो उस समय कह सकते हैं कि अगर वर्क डन की बात करेंगे बच्चे, तो ये देखिए फेज चेंज की मैंने बात की है, तो आइसोथर्मल में जितना अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी, ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, वर्क डन के बराबर होता है ना, वर्क डन के बराबर। यस सर। है ना। और जो चेंज इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा, जैसे बच्चे जब फेज चेंज होता है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या हो जाता है बच्चे, उस समय जीरो होता है, ठीक है। यस सर। तो ये बच्चे ड्यूरिंग दी फेज ट्रांजिशन की बात होती है, ठीक है। तो अब बच्चे आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे। तो देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है बच्चे, है ना। स्पेसिफिक यस सर। किया था ना बच्चे, इसमें बताया था ना। यस सर किया है। हाँ, एक हीट कैपेसिटी बताया था बच्चे, उसमें क्या था, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री या बाय, यस सर। तो मास कितना भी हो सकता है बच्चे, उसके लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी, या फिर कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम एनी सब्सटेंस व्हेन इट टेम्परेचर फॉल्स डाउन बाय यूनिटी, है ना। और फिर मैंने इसमें यस सर। हीट बता दिया था बच्चे, इसमें क्या बताया था, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड और लिबरेटेड फॉर अ यूनिट मास व्हेन टेम्परेचर चेंजेस बाय यूनिटी। तो
वो स्पेसिफिक। यस सर। फिर इसी बच्चे मोलर स्पेसिफिक हीट की बात कर लिया था, है ना, मोलर स्पेसिफिक हीट की बात कर लिया था, और मोलर स्पेसिफिक हीट में हमने पर यूनिट मोल के बारे में डिस्कस कर लिया था। और फिर मैंने इसमें बच्चे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर को भी जरा डिस्कस किया हुआ था। स्पेसिफिक हीट यस कैपेसिटी सर। डिस्कस किया था ना बच्चे, या फिर उसमें इसका जो डेंसिटी वाला कर्व था उसको डिस्कस किया था। तो यस सर, थर्मल प्रॉपर्टीज। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूं तो वाटर में ये कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम, या फिर कह सकते हैं आप 1 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं कि या यस सर। हीट कैपेसिटी में बच्चे कैलोरी को डिफाइन किया जाता है, 1 कैलोरी को डिफाइन करते हैं बच्चे। तो 1 कैलोरी को पहले ये डिफाइन किया जाता है बच्चे कि 1 कैलोरी इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। या फिर और थोड़ा एक्यूरेट में जाएंगे बच्चे तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चे, 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज अ अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 gram of water from 14.5 degrees Celsius to the 15.5 degrees Celsius, है ना बच्चे? यस सर। मतलब 1 कैलोरी को डिफाइन अगर कर देते हैं, 1 कैलोरी, 1 कैलोरी, तो बच्चे ये वाटर के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, इट इज अमाउंट ऑफ हीट required to raise temperature of 1 gram of water from 14.5 degrees Celsius to 15.5 डिग्री सेल्सियस बच्चे, ये 1 कैलोरी को डिफाइन करते हैं बच्चे। तो अब इसको बच्चे जब मीन से इसको जब निकालते हैं तो बेसिकली हम लोग हीट को किस में, जूल के टर्म में डिनोट करते हैं ना, तो ये कैलोरी में बताया गया बच्चे, ठीक है, यस सर। कैलोरी को डिफाइन किया गया। तो अब अगर स्पेसिफिक हीट की यूनिट की बात कर लेते हैं बच्चे, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो बच्चे दोनों में डिफाइन किया जाए, अगर बच्चे कैलोरी में या जूल में, तो याद रखिएगा बच्चे अगर इसमें जूल पर ग्राम पर केल्विन में डिफाइन किया जाता है तो बच्चे ये हो जाता है 4.186 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है ना। तो इसी को बोल देते हैं बच्चे क्या, मैकेनिकल इक्विवेलेंट हो जाता है ना। इसका मतलब मैकेनिकल इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो जाता है बच्चे, इसको डिफाइन करते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू प्रोड्यूस 1 कैल ऑफ हीट, in fact, or you can say the conversion factor. Yes sir. Conversion factor is what? Amount of heat या amount of work needed to produce 1 cal of heat. कितना वर्क करना पड़े ताकि 1 cal of heat produce हो जाए बच्चे। Yes sir. तो ये इस स्पेसिफिक हीट बच्चे, ये हम लोग बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करेंगे, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पे बात करेंगे बच्चे, और फिर इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, बेसिकली मेयर्स फार्मूला का डिस्कशन करेंगे बच्चे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।